हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक टीचिंग एग्ज़ाम में। मैं दीर्घा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपके जो सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम हैं वो आपके 9 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसके लिए आज से हम डेली एनालिसिस करेंगे, यानी कि आपके सीटेट की परीक्षा में जो ईवीएस सब्जेक्ट पूछा जाता है तो उससे रिलेटेड हम जितने भी क्वेश्चंस आपके सीटेट की परीक्षा में पूछे गए हैं तो उन्हीं का यहाँ पर आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि आपके सीटेट की परीक्षा में पेडागोजी से क्या क्या पूछा गया था, इसी के साथ जो आपके फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर क्या क्या पूछा गया था। बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो होते हैं वो आपको पेडागोजी के क्वेश्चन ही सॉल्व कराते हैं ना, तो उसी से रिलेटेड हमने यहाँ पर आपके पेडागोजी के भी क्वेश्चन रखे हुए हैं जो कि एकदम ऑथेंटिक हैं। ठीक है, बिल्कुल भी फेक क्वेश्चंस नहीं है। तो बस आप लोगों को हमारे साथ बने रहना है। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देंगे ताकि हमारे जितने भी आने वाली वीडियोस हैं या फिर जितने भी हम आपको पेपर एनालिसिस करवाएंगे ईवीएस का, तो वो सभी आपको जो है वो डेली टाइम टू टाइम मिल सके, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को और देखते हैं क्या क्या पूछा गया है हमारी सीटेट की परीक्षा में। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि कांसा यानी कि जिसे हम लोग ब्रॉन्ज कहते हैं, कौन सा जो दो धातु का मिश्रण है, यह दो धातुएं कौन सी है। आप सभी लोगों को पता होगा ब्रॉन्ज के बारे में। तो ये जो धातु होती है ये किन धातुओं का मिश्रण होती है। कह रहा है अल्युमिनियम और टिन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता का भी नहीं है। तांबा और टिन, यानी कि ये बात बिल्कुल सही, यानी कि जो आपका ब्रॉन्ज होता है ये तांबा और जो टिन होता है आपका इसका मिक्सचर होता है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या बनेगा, ये तीसरा वाला बन जाएगा, है ना। जैसा कि हमें पता है कि सीटेट जो है वो हमसे इस बार कोर्ट में आंसर पूछ रहा है, जो कि विकल्प है वो आपके ऊपर नीचे दिए गए हैं। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, जैसा कि हमारा तीसरे नंबर पर आंसर दिया गया है तांबा और टिन, तो बस हमें यही 3 वाला विकल्प उठा करके हमें देख लेना है कि ये हमें कहाँ पर दिया गया है। तो बस वहीं में जाके हमें अपना आंसर टिक करके और हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या पूछा गया है कि दुर्गा एक गांव में रहती है जो कि लकड़ी या गोबर के उपले का इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण क्या हो सकता है। कह रहा है कि उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था के कारण, या फिर जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गया होगा, या फिर ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसकी श्वास नली में जमा हो गई होगी, या फिर जलते हुए ईंधन से उसे एलर्जी हो गई होगी। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ये आपके पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर क्या सही बनेगा हमारा, ये दूसरा वाला ठीक हो जाएगा, है ना, जो कि हमारा सीरियल से चौथे नंबर पर दिया गया है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से क्या कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, यानी कि जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लौह तत्व, है ना। तो जो है उसकी कमी हो चुकी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए। अब बात आती है जब हमारे शरीर में खून, यानी कि जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो जो आपका पेशेंट होता है उसकी कमी को, यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करने के लिए उसे क्या चीज़ सलाह दी जाती है, खाने के लिए। तो वहाँ पर जो डॉक्टर आपको सलाह देता है वो देता है आप हरी पत्तेदार सब्जियाँ खाओ, गुड़ खाओ, इसी के साथ आंवला खाओ। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये डॉक्टर वहाँ पर आपको सलाह देता है खाने के लिए, है ना। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, ये चौथा वाला बन जाएगा। ठीक है ना, और यही क्वेश्चन आपका सेम जो है ये आपका जब 29 दिसंबर का जो पेपर हुआ था अभी 2022 में फर्स्ट फेज में, उसके अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है ना, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। ये देखिए आपका पेडागोजी का क्वेश्चन ये पूछा गया था आज। कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय का अध्ययन किया जाना चाहिए। आप सभी लोगों को पता है कि पर्यावरण अध्ययन जो है वो एकीकृत विषय प्रकृति है, तो इसके अंदर स्वास्थ्य एवं पोषण का भी प्रयोग किया गया है, भूगोल का भी प्रयोग किया गया है, इसी के साथ जो जीव विज्ञान है इसका भी प्रयोग किया गया है ना। तो आंसर हमारा यहाँ पर चौथा वाला बन जाएगा जो कि सीरियल से हमारा पहले नंबर पर दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दिया करिए। इसी के साथ अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दिया करिए ताकि हमारी जितने भी आने वाली वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, है ना। और आप जो है यहाँ पर
सीटेट के लिए ईवीएस सब्जेक्ट से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सभी मैंने क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं, और दोबारा से हम फिर से कोशिश करेंगे कि उनकी प्रैक्टिस जो है वो आप लोगों को होती रहे, है ना, ताकि आपका सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो इस बार ज़रूर क्लियर होना चाहिए ना, चाहे जैसे भी क्लियर हो लेकिन इस बार क्लियर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपकी जो सुपर टेट की परीक्षा है वो जल्द ही आने वाली है ना। तो इसी के लिए हमें आगे भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि हमसे यहाँ पर जो कथन सही नहीं दिया गया है उसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, और ये क्वेश्चन जो है आपका ये कई बार शिफ्ट में पूछा जा चुका है ना। मेरे को लगता है ये क्वेश्चन जो है आपका ये लगभग 8 से 9 शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपका पहले भी पूछा जा चुका है ना। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से आप सभी लोग याद रख लीजिएगा, है ना। कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा की शुरुआत प्राथमिक कक्षा से ही होनी चाहिए। अगला कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अनिवार्य होनी चाहिए। अगला कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जलमंडल का अध्ययन किया जाता है। चौथा कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन का संबंध मानव स्वास्थ्य से भी है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, जो आपका पर्यावरण अध्ययन है यानी कि जो ईवीएस है उसके अंदर कौन सा कथन नहीं सही है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए जो आपकी पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा की शुरुआत होती है वो प्राथमिक कक्षा से ही होनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन आपकी जो एनसीईआरटी है वो कहाँ से उसने ईवीएस की शुरुआत कर रखी है, वो कर रखी है क्लास 3rd से लेकर के क्लास 5th तक, है ना। कहाँ तक दे रखी है, 3rd से लेकर के क्लास 5th तक दी गई है। अगला क्या कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अनिवार्य होनी चाहिए। बिल्कुल ये कथन भी जो है यहाँ पर सही दिया गया है। अगला कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जलमंडल का अध्ययन किया जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर्यावरण के अंदर हम सभी चीजों का अध्ययन करते हैं, फिर चाहे वो मनुष्य को लेकर के हो या फिर स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी चीजें हो या फिर हमारा कोई परिवेश हो, तो इन सभी का अध्ययन जो है वो पर्यावरण अध्ययन के अंदर किया जाता है ना। तो आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला बनेगा, जो कि हमसे गलत वाला पूछ रखा था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए। क्या चीज होनी चाहिए, कह रहे कि आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, पदों की यथार्थ की परिभाषा पर अधिक बल देना, संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता, या फिर पाठ्य के अंत में अधिक प्रश्न सम्मिलित करना। अब देखिए यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, हम इसके बारे में बात करते हैं। प्राथमिक स्तर की बात की गई है यहाँ पर, तो इसके अंदर जो आपकी ईवीएस होती है उसकी पाठ्यचर्या में क्या चीज़ शामिल होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर पहला विकल्प कह रहा है कि आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। ये बात बिल्कुल सही कही गई है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हमें अवसर प्रदान करने हैं, ताकि बच्चा जो है वो किसी भी चीज़ को सीखने के प्रति आकर्षित हो सके, है ना। तो जहाँ पर भी अगर आपका अवसर दिया होगा तो वो आपका आंसर जो बनेगा वो एकदम पॉजिटिव आंसर बनेगा, ठीक है ना। तो आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला ही सही मिल गया है। कभी भी हमें परिभाषा पर अधिक बल नहीं देना है। आप सभी को पता है कि परिभाषा जो होती है वो हमारी एक तरह से निगेटिव वर्ड होता है, इसलिए कभी भी परिभाषा पर बच्चे को अधिक फोकस नहीं दिलाना है। अगला कह रहा है कि व्याख्या पर अधिक एकाग्रता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। छोटे बच्चे हैं वो कभी भी व्याख्या देकर के चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे, बल्कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो एक तरह से जिज्ञासु होते हैं और चीज़ों को करके सीखने की चाह रखते हैं ना। तो इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। ना ही बच्चे को अधिक से अधिक जब आप उसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाएंगे तब वो बच्चे जो है उसको सीख पाएंगे, तो ऐसा भी नहीं है। आंसर हमारा यहाँ पर जो सही बनेगा वो बन जाएगा पहला वाला, ठीक है ना, जो कि हमारा सीरियल से तीसरे नंबर पर दिया गया है। कोई भी साथी कंफ्यूज नहीं होगा कूट को लेकर के, क्योंकि अब इस बार जो आपका सीटेट ने बदलाव किया वो विकल्पों को लेकर के ही किया है, जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर क्या बनेगा। और जब से मुझे ये बात पता चली है मैंने तब से आप सभी लोगों को उसी बेसिस पे अपने सारे मॉक टेस्ट वगैरह जो है वो आपको इसी तरह से मैंने प्रोवाइड करवाया है ना, ताकि आप लोगों को जो है जब भी अगर आप सिस्टम के सामने बैठते हैं, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इस तरह से, तो आप सभी लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, आराम से जाएंगे, अपना पेपर सॉल्व करेंगे और अच्छे से बाहर आ जाएंगे, है ना। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है।
कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि कौन सा उद्देश्य नहीं है। एक चीज और बताते हैं, ये क्वेश्चन जो है आपका मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका है, कई सारी शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है ना। तो जो आपका 9 तारीख का पेपर है, यानी कि जो आपका आज का पेपर है, इसके अंदर भी समझ लीजिए पहले के क्वेश्चन ही उठा करके रखे गए हैं एक तरह से पेडागोजी के, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे जरूर पूछता है, तो आप लोग इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ करके जाइएगा, स्टार लगा लीजिए इस पे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपसे कई बार पूछे जा चुके हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर विकल्प क्या दिए गए हैं कि विषय में रुचि का विकास करना, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना, या फिर नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना। तो देखिए आप सभी लोगों को पता है कि जो पाठ्य पुस्तकों के अंदर जो कविताएं होती हैं और जो कहानियां शामिल होती हैं वो बच्चे की क्रिएटिविटी को बढ़ाती हैं, है ना। तो इसीलिए आप सभी को पता होगा जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो बुक्स वगैरह होती हैं उनके अंदर सब डायग्राम वगैरह एकदम अच्छे से दिया रहता है, और कैसे बच्चे को पढ़ाना है ये सब चीज़ें भी वहाँ पर जो आपकी NCERT होती है उसके अंदर बताया भी गया है ना। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी होंगी। और यहाँ पर देखिए हमसे क्या पूछ रखा है कि कौन सा उद्देश्य नहीं है, हमें इस पर फोकस करना है। कह रहा है कि विषय में रुचि का विकास करना, तो ये बात बिल्कुल सही है। जहां पर भी रुचि का विकास करने की बात आएगी तो वो आंसर हमारा एकदम पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि बच्चों छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी बुक्स वगैरह में आप सभी लोगों ने देखा होगा, लिखने के साथ साथ वहाँ पर आपका डायग्राम वगैरह भी जो है वो दिया रहता है ना, ताकि बच्चे जो है ज़रूरी नहीं है कि वो अल्फ़ाबेट को पहचाने, वो डायग्राम देख करके भी चीज़ों को पहचान सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो चीज़ देखते हैं उन चीज़ों को जल्दी ही सीखने की कोशिश करते हैं। तो ये बात भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला कह रहे कि शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यता का बढ़ावा देना, ये बात भी बिल्कुल सही दी गई है यहाँ पर, तो आंसर हमारा ये भी नहीं बनेगा। चौथा कह रहा है नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना, तो देखिए बदलाव करने से कुछ नहीं होगा, है ना। तो ये जो है वो एकदम गलत आंसर यहाँ पर दिया गया है, जो कि आंसर बनेगा हमारा चौथा वाला कोट में, ठीक है ना। सीरियल से दूसरे नंबर वाला ये बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर विज्ञान व सामाजिक विज्ञान को एक ही विषय पर्यावरण अध्ययन के तहत पढ़ाया जाता है। आप सभी लोगों को पता है कि जो आपकी EVS होती है, ये जो होती है जो आपका क्लास 3rd से लेकर के 5th तक की जो आपकी पर्यावरण अध्ययन है, इसके अंदर जो है आपका सामाजिक विज्ञान और इसी के साथ जो आपकी साइंस होती है वो पर्यावरण अध्ययन के तहत ही पढ़ाई जाती है। अलग अलग विषय के रूप में उसे नहीं वहाँ पर बताया गया है ना। आप सभी लोगों ने देखा होगा सिर्फ वहाँ पर हिंदी मिलेगी आपको, इसी के साथ मैथ्स मिलेगी, मैथ्स के साथ आपको वहाँ पर EVS सब्जेक्ट दे रखा गया होगा ना। और जो आपकी EVS होती है उसी के अंदर जो है ये सामाजिक विज्ञान और साइंस इंक्लूड है। तो वही कह रहा है कि यह है कि विज्ञान का कौन सा उपागम कहलाता है। तो देखिए विकल्प क्या दिए गए यहाँ पर, अनुशासनिक उपागम, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, अनुशासन की तो कोई बात ही नहीं की गई है। ना ही ये अध्यापक केंद्रित उपागम है, ये बात भी यहाँ पर गलत दी गई है। कह रहा है कि सामान्य उपागम है, तो सामान्य उपागम भी ये नहीं है। चौथा कह रहा है कि एकीकृत उपागम, तो बिल्कुल ये बात यहाँ पर देखिए पॉजिटिव दी गई। आप सभी लोगों को पता है कि जब हम चीज़ों को इकट्ठे एक चीज़ में करके अगर हम पढ़ाते हैं तो वो हमारी एकीकृत प्रकृति कहलाती है। जैसा कि मान लीजिए आपकी EVS हो गई, तो EVS के अंदर देखिए उसमें सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस भी आपकी मौजूद है, इसी के साथ जो आपकी साइंस होती है वो भी मौजूद है। तो ये क्या हो गई, ये EVS की एकीकृत प्रकृति कहलाई जाएगी, यानी कि सारे सब्जेक्ट को जोड़ करके एक ही सब्जेक्ट में इंक्लूड करके बच्चों को सिखाना या फिर बताना उन्हें। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, ये चौथा वाला बन जाएगा, है ना, जो कि हमारा यहाँ पर दिया गया है कूट में दूसरे नंबर पर। इसी के साथ अगर आप लोगों को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, और आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, और हम आप सभी लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की पूरी कोशिश करते हैं कि आपका जो EVS से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है वो आपका पेपर से नहीं बाहर जाना चाहिए। हम अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर।
कि यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने और खाने की कौन सी चीज़ें जो वहाँ पर बेचने वाले होते हैं वो क्या चीज़ आपको बेचते हुए मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर विकल्प क्या दिए गए हैं, छोले भटूरे तथा लस्सी। ये आप सभी लोगों को पता है ये जो होता है ये कहाँ का फेमस है, तो ये फेमस है पंजाब का, यानी कि जो पंजाब के रेलवे स्टेशन होंगे वो वहाँ पर जो बेचने वाले होंगे वो आपको छोले भटूरे और इसी के साथ जो लस्सी होती है वो वहाँ पर बेचते हुए आपको दिखाई देंगे, है ना। अगला कह रहा है इडली चटनी और वड़ा चटनी। तो बिल्कुल ये बात देखिए यहाँ पर सही दी गई है, यानी कि जो आपके अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन होते हैं वहाँ पर जो आपके स्टॉल लगे होते हैं छोटे छोटे, तो वहाँ पर जो है वो इडली चटनी इसी के साथ जो वड़ा चटनी होती है वो वहाँ पर आपको ज़्यादातर लोग बेचते हुए दिखेंगे, है ना। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, ये दूसरा वाला बन जाएगा जो कि कोट में हमें लास्ट में एकदम दिया गया है सीरियल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। अब देखिए यहाँ पर किसकी बात हुई है, नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली की। तो ये लोग कहाँ पर खाना पसंद करते हैं, तो ये आपके जो गोवा राज्य के लोग हैं वहाँ के लोग इसे खाना पसंद करते हैं। तो अगर हम आंसर की बात करते हैं तो आंसर हमारा पहला सही हो जाएगा। अब इसके साथ हमें दूसरी बात क्या याद रखनी है कि जो आपका जम्मू कश्मीर होता है, तो आपका जो जम्मू कश्मीर में वहाँ पर लोग क्या चीज़ खाना पसंद करते हैं, तो जम्मू कश्मीर में आपका जो सरसों का तेल होता है, यानी कि जिसे हम लोग मस्टर्ड ऑयल कहते हैं, तो सरसों के तेल में वहाँ के लोग जो है वो मछली फ्राई करके खाना पसंद करते हैं। तो देखिए अभी आपसे यहाँ पर गोवा के बारे में पूछा था और हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपका जम्मू एंड कश्मीर से पूछ ले, है ना। तो हमें इतना याद रखना है कि जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल में फ्राई फिश लोग वहाँ पर जो है वो खाना पसंद करते हैं, ठीक है। इसी के साथ अगर हम बिहार के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं तो देखिए बिहार में वहाँ पर जो मधुबनी पेंटिंग है वो काफ़ी फेमस है वहाँ की। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका ये 28 या 29 दिसंबर को ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। तो आपको पेंटिंग से रिलेटेड भी चीज़ों को याद करना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है कि नेपेंथीज एक पौधा है जो मेढक को कीड़ों मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। अब बात करते हैं कि हमारे भारत में ये कहाँ पर पाया जाता है। तो देखिए आंसर हमारा क्या बनेगा, ये बन जाएगा मेघालय, ठीक है ना। जो आपका नेपेंथीज पौधा होता है ये मेघालय स्टेट की जो खासी हिल्स होती हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको ये चीज़ देखने को मिलेंगे, है ना। इनकी आकृति कैसी होती है, हम इसकी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो इसकी आकृति जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है, यानी कि घड़े की समान होती है। वैसे ही कुछ मनमोहक खुशबू आपके निकलते हैं और जैसे ही मनमोहक खुशबू निकलती है तो वहाँ पे जो कीड़े मकोड़े होते हैं तो वो सब क्या करते हैं, धोखे से आकर के जो है वो उसके अंदर जा कर के फंस जाते हैं और जैसे कि ये उसको अपने अंदर करने के बाद में उसे ढक लेता है ना। अब हम बात करते हैं कि ये कीड़े मकोड़ों को खाता क्यों है। तो देखिए जो आपका नेपेंथीज पौधा है ये कीड़े मकोड़ों को इसलिए खाता है क्योंकि इसके नाइट्रोजन की जब आपूर्ति नहीं हो पाती है तभी ये कीड़े मकोड़ों को खाता है ना। तो जब ये कीड़े मकोड़ों को खाता है तो इसकी नाइट्रोजन की जो आपूर्ति होती है वो हो जाती है। अब हम बात करते हैं आपका ये जो नेपेंथीज पौधा ये अन्य किस देशों में पाया जाता है। तो देखिए ये आपका जो है वो भारत के साथ साथ ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ना। कहाँ पर पाया जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसी के साथ और कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका इंडोनेशिया में भी जो है ये आपको देखने को मिलेगा पौधा, है ना। ये जो नेपेंथीज है ये आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडोनेशिया में भी देखने को मिलेगा। तो ये दोनों ही देश आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये भी आपका एग्जाम में जो है वो पूछा जा चुका है, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं असम के बारे में तो आप सभी को पता है कि असम में जो है वो आपका भेलाघर जो है वो वहाँ पर काफ़ी फेमस है, जो कि आपके जब बिहू का फेस्टिवल में होता है उस टाइम पे इस भेलाघर को बना करके वहाँ पर लोग जलाते हैं। अब आपका जो है वो बहुत ही जल्दी जो आपका बिहू फेस्टिवल है ये आपका 14 और 15 जनवरी यानी कि 2 दिन को मनाया जाने वाला फेस्टिवल जो कि आपका जल्द ही आने वाला है ना। तो इसी के साथ अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में तो उत्तर प्रदेश के बारे में हमें क्या याद रखना है यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश के लोग जो है वो कचनार के फूलों की सब्जी खाना पसंद करते हैं। क्या करते हैं, कचनार के फूलों की सब्जी खाना पसंद करते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में तो उत्तर प्रदेश में ही आपका एक कन्नौज जिला है ना। बहुत से लोग जानते भी होंगे जो लोग बिलोंग करते होंगे कन्नौज से।
तो यही कन्नौज में हमें क्या याद रखना है कि यहाँ पर जो है वो इत्र बहुत फेमस है ना। तो अगर आपका कन्नौज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर इत्र की बहुत ज़्यादा अधिकता है या फिर इत्र वहाँ पर बनाया जाता है, कुछ भी देकर के आपसे पूछ सकता है वो, है ना। तो वहाँ पर हमें अगर ऑप्शन में कन्नौज दिया रहता है तो हमें अपने आंसर को कन्नौज टिक करना है ना। तो इतनी सी बात जो है आपको यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी। तो मैंने आपको सारे ही विकल्प यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। अब हम बात करते हैं हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। तो ये बन जाएगा तीसरा वाला, है ना, जो कि मेघालय बनेगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। तो देखिए पेट्रोल, ग्रीस और पैराफिन मोम, ये तीनों पेट्रोलियम के उत्पाद हैं, लेकिन जो कोयला है आपका ये पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। तो आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, ये हमारा पहला वाला बन जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मधुबनी चित्र को बनाने के लिए चित्रकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग कौन से होते हैं। कह रहा है कि अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोने चांदी को घोलकर बनाए गए पेंट, ये भी गलत दे रखा है। विशेष प्रकार के बने पोस्टर, ये भी गलत है। चौथा कह रहा है कि पिसे हुए चावल के रंगीन घोल, तो ये बात देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही दी गई है। यानी कि जो आपकी मधुबनी पेंटिंग होती है, ये जो होती है ये बिहार की सबसे फेमस चित्रकारी मानी गई है, जो कि मधुबनी जिले से ही उत्पन्न हुई है ना। इसी के साथ जब ये पेंटिंग आपकी बनाई जाती है तो इसको पिसे हुए चावल का जो घोल होता है, जिसके अंदर जो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते हैं, जैसा कि आपका नील हो गया, फूलों का रंग हो गया, तो और इसी के साथ जो छाल हो गई, इनको पीस करके जो है वहाँ पर रंग तैयार किए जाते हैं। तो फिर जो है आपकी जो मधुबनी चित्रकारी है इसे बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं इस चित्रकारी के अंदर क्या क्या चीज़ बनाई जाती है। तो देखिए इसके अंदर फूल, पत्ती, इसी के साथ जो आपके जानवर हो गए, पक्षी हो गए, इसी के साथ जो डिज़ाइन वगैरह हो गई, ये चीज़ें जो है आपकी मधुबनी पेंटिंग के अंदर बनाई जाती है ना। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि आपको सब पता है कि जो आपका सीटेट है वो स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हमें ज़रूरी होता है कि हम पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को याद रखें, है ना। तो आंसर यहाँ पर हमारा चौथा वाला सही है, जो कि सीरियल से हमारा तीसरे नंबर पर कूट में दिया गया है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखें यहाँ पर क्या कह रहा है। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को किस में देख पाते हैं। कह रहा है केवल काली और सफ़ेद ही देखते हैं, हर रंग में देख सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगला कह रहा है कि केवल लाल रंग में देख सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चौथा कह रहा है कि केवल हरे रंग में देख सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनकी दुनिया जो है वो हमारी तरह रंगीन नहीं दिखाई देती है। उनकी दुनिया जो है वो एकदम अलग ही लेवल पे चलती है। यानी कि जो भी आपके रात में जगने वाले जानवर हों या फिर आपके कोई पक्षी हो, जैसे कि चमगादड़ हो गया या आपके जो उल्लू हो गए, ये जितने भी होते हैं, ये रात में जो भी चीज़ें देखते हैं वो सिर्फ काली और सफ़ेद चीज़ों में ही देख पाते हैं। तो आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला सही है, यानी कि सीरियल से हमारा, जो कि तीसरे नंबर पर बनेगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। कह रहा है कि किस राज्य में बच्चे स्कूल जाने के लिए बांस से बने पुल का प्रयोग करते हैं। तो आप सभी लोगों को पता है कि जो बांस से बने पुल का प्रयोग होता है वो कहाँ पर करते हैं बच्चे स्कूल जाने के लिए, ये करते हैं असम राज्य के बच्चे। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, ये पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में, तो उत्तराखंड से हमें क्या याद रखना है कि यहाँ पर बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पर जो पथरीले रास्ते होते हैं, यानी कि जो ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते होते हैं, उनसे होकर के बच्चे स्कूल जाते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको उत्तराखंड के बारे में याद रखनी है। अगर हम लद्दाख की बात करते हैं, लद्दाख में बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं, तो वहाँ के बच्चे जो हैं वो स्कूल जाने के लिए ट्रॉली का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, ट्रॉली यानी कि लकड़ी की बनी होती है, तो उसी के अंदर बच्चे जो ऊपर साइड जो होता है आपका दोनों तरफ से बंधा हुआ होता है, ये किसी मोटे से पत्थर के द्वारा या फिर मोटी सी लकड़ियों के द्वारा ये बांध दिया जाता है। उसी के अंदर एक गुल्ली टाइप की लगी होती है जो कि घूमने यानी कि रोटेट का काम करती है, जैसे कि आप लोग पुली कहते हैं ना, तो वो जो पुली होती है उसी के द्वारा जो है उसको ट्रॉली जो होती है वो इधर से उधर जाती है ना। तो आंसर यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, ये बनेगा पहला वाला, जो कि सीरियल से हमारा तीसरे नंबर पर दिया गया है। ठीक है ना, तो मैंने आपको सारे ऑप्शन भी क्लियर करके बता दिए, तो ये सभी आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी आप सभी लोगों को ये क्लास, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
इसी के साथ जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप सभी लोग जो है वो मेरे से कनेक्ट रहें, ठीक है। और मैं आपको डेली एनालिसिस करवाऊंगी पेपर का, जितना हो सकेगा आपको उतना ऑथेंटिक चीज़ें एकदम बिल्कुल बताऊंगी, कोई भी फेक न्यूज़ नहीं दूंगी। तो बस आप लोगों को हमारे साथ बने रहना है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद।